गुड मॉर्निंग। शाश्वत क्लासेस के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम लोग आज अपने पाठ्यक्रम के अगले टॉपिक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका शीर्षक है अंतर्जात एवं बहिर्जात बल, यानी इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। आज अंतर्जात और बहिर्जात बल को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दरअसल इस टॉपिक का स्थान भूगोल में जो सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम है, यानी जो जनरल स्टडीज में भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है, उसमें भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत स्थल मंडल में यह टॉपिक अपना स्थान रखता है। और चाहे वो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो या और कोई दूसरी एक दिवसीय परीक्षाएं हो, उन सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक से सामान्यतः प्रश्न आते हैं। शायद ही कोई वर्ष होगा जिसमें इस टॉपिक से कोई प्रश्न ना पूछा गया हो। स्वाभाविक रूप से यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए आज इस टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से इस टॉपिक का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम ये देख लें कि चूंकि ये टॉपिक प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, अतः आप सबसे निवेदन है कि आप लोग पूरे मनोयोग के साथ और एकाग्रचित होकर के इस टॉपिक को पढ़िए, ताकि आगामी परीक्षाओं में आप पूरा इसका लाभ उठा सकें। आइए हम प्रारंभ करते हैं अंतर्जात और बहिर्जात बल का अध्ययन। जब हम लोग अंतर्जात और बहिर्जात बल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसको या उस टॉपिक से रिलेटेड एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं, ताकि हम क्रमवार रूप से उसका अध्ययन करें। इससे क्या होगा कि जब हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे कोई हौच पौच भी नहीं होगा और हम समग्रता के साथ पूरी टॉपिक को और उसके सभी बिंदुओं का अध्ययन भी कर पाएंगे। तो अगर हम अंतर्जात और बहिर्जात बल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या है। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल क्या है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या है। सबसे पहले देख लेंगे ये क्या है। दूसरा हम लोग देख लेंगे कि इन बलों की उत्पत्ति का स्रोत कौन सा है। उत्पत्ति का स्रोत, इन बलों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है। फिर देख लेंगे इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आप देखिएगा इसके वर्गीकरण के लिए कई आधार बनाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि तरंगों की तीव्रता के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तरंगों की तीव्रता के आधार पर, इसके अलावा काल यानी टाइम पीरियड के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, और फिर दिशा यानी डायरेक्शन के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अगर हम देखें तो अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या है, पहले ये देख लेंगे। फिर इसकी उत्पत्ति का, यानी जो अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, हम इसको देख लेंगे। फिर देखेंगे कि अंतर्जात और बहिर्जात बलों की जब हम उसका वर्गीकरण करते हैं तो उसके वर्गीकरण का क्या क्या आधार है। तो हम देखेंगे कि भूगोलवेत्ताओं ने
तरंगों की तीव्रता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, फिर काल के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है, और फिर दिशा के आधार पर उसका वर्गीकरण किया है। इसके अलावा हम ये देख लेंगे कि इन बलों के प्रभाव के कारण पृथ्वी के सतह पर कौन सी स्थलाकृतियां उभरती है ना, इसको देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी से एक एक करके हम इसका अध्ययन कर लेंगे, तो बड़ी आसानी से हम लोग जान पाएंगे कि भाई अंतर्जात और बहिर्जात बल क्या है। देखिएगा, जैसा कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, आप इसको ऐसे समझिए कि पृथ्वी के सतह पर निरंतर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है, यानी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, यह निरंतर चलने रहने वाली प्रक्रिया है। तो धरातल के सतह पर जो निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है, इन प्रक्रियाओं के चलते रहने के लिए जिन बलों की आवश्यकता होती है, उन्हीं बलों को क्रमशः अंतर्जात और बहिर्जात यानी इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के नाम से इसको हम जानते हैं। हमने क्या बताया कि पृथ्वी के सतह के ऊपर हमेशा निरंतर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस निर्माण और विनाश की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिन बलों की आवश्यकता होती है, उन्हीं बलों को हम अंतर्जात और बहिर्जात बल के नाम से जानते हैं। और जैसा कि इन दोनों बलों के नाम से ही परिलक्षित होता है, अंतर्जात का मतलब क्या होता है? आप देखेंगे, अंतर्जात का मतलब यह हुआ कि अगर ये पृथ्वी का सतह है, अगर हम पृथ्वी का इस तरह से हम सतह बना लेते हैं, और पृथ्वी के सतह के ऊपर आप अगर देखेंगे कि ये पर्वत है, ये पठार है और ये मैदान है, तो आप देखिएगा कि पृथ्वी के सतह के नीचे से, है ना, जो बल कार्य कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम अंतर्जात बल कहते हैं। यानी अंतर्जात बल का उद्गम का जो स्रोत है, वो पृथ्वी के नीचे अलग अलग परतों में विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारकों से जो उत्पन्न बल होता है, इसी बल के कारण आप देखिएगा अंतर्जात बलों की उत्पत्ति होती है। यानी अंतर्जात बलों का जो उद्भव होता है, जो इसकी उत्पत्ति होती है, वो पृथ्वी के नीचे अलग अलग परतों से होती है। जबकि बहिर्जात बल का संबंध पृथ्वी के सतह के ऊपरी मंडल से है। विशेष करके आप देखिएगा, पवन के कारण, समुद्री लहरों के कारण, हिमानी के कारण जो लगातार अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया संचालित होती है, उससे पृथ्वी के ऊपर पहले से स्थित जो पहाड़ है, पठार है, मैदान है, उसमें धीरे 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 क्या होता है, अपर्दन की क्रिया होती है। वो धीरे धीरे घिसते चला जाता है और पहाड़ जो है पठार का रूप ले लेता है, पठार मैदान का रूप ले लेता है। तो ये जो काम हो रहा है वो बहिर्जात बलों के प्रभाव के कारण हो रहा है। इसलिए मैंने बताया कि बहिर्जात बलों का संबंध धरातल के सतह के ऊपर है, जबकि अंतर्जात बलों का संबंध पृथ्वी के नीचे अलग अलग परतों से है। तो आप देखेंगे कि जो अंतर्जात बल है, जो पृथ्वी के नीचे अलग अलग परतों में उत्पन्न होकर के ऊपर की ओर जाता है, इससे क्या होता है कि पृथ्वी की कुछ सतह जो है अपने समीपवर्ती सतहों की तुलना में ऊपर उठ जाती है।
यानी वो पठार बन जाता है, और ऊपर उठ जाती है तो वो पहाड़ या पर्वत का रूप ले लेता है। तो अंतर्जात बलों के कारण पहाड़, पठार और मैदानों का निर्माण होता है, जबकि बहिर्जात बल के कारण क्या होता है, वही पठार, पहाड़ और मैदान जो है वो घिस घिस करके अपना रूपांतरण करती रहती है। तो बहिर्जात बल के कारण विनाश होता है और अंतर्जात बल के कारण निर्माण होता है। इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी के सतह पर निरंतर निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। इन प्रक्रियाओं के संपन्न होने के लिए जिन बलों की आवश्यकता होती है उन्हें ही क्रमिक रूप से अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, यानी अंतर्जात बल का संबंध पृथ्वी के सतह के नीचे से है और बहिर्जात बल का संबंध पृथ्वी के सतह के ऊपर है। ठीक है ना? लेकिन आप देखिएगा, अंतर्जात और बहिर्जात बल को हम अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा स्पष्टता के साथ आप इस टॉपिक को समझ पाइएगा। तो हम पहले अंतर्जात बल के बारे में पढ़ लेते हैं। अंतर्जात बल यानी एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। हम पहले पढ़ लेते हैं अंतर्जात बल के बारे में। एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जब हम लोग एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि जो अंतर्जात बल है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के सतह के नीचे जो अलग अलग परतें हैं, उन परतों में अलग अलग कारकों के चलते उत्पन्न होने वाला बल है। कौन? अंतर्जात बल। अब वो अलग अलग कारक कौन कौन से हैं? तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के, है ना, आपको पता होगा कि पृथ्वी के सतह के नीचे जैसे जैसे हम जाते हैं, क्रमिक रूप से तापमान में, दबाव में, घनत्व में, इसके अलावा जब पृथ्वी के नीचे से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की ओर उठता है तो एक संवहनिक तरंग उत्पन्न होती है। उन तरंगों के प्रभाव के कारण, यानी मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाले तरंगों के प्रभाव के चलते, मैंने क्या बताया कि ये जो अंतर्जात बल है, ये तो आप समझ गए कि अंतर्जात बल की उत्पत्ति पृथ्वी के सतह के नीचे अलग अलग परतों से होती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति के पीछे कारक जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन है? तो हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तापमान में बदलाव होता है, दाब में बदलाव होता है, घनत्व में बदलाव होता है और मैग्मा के कारण उत्पन्न होने वाले जो तरंगे हैं उनमें भी अंतर दिखाई पड़ता है। तो इन सब कारकों के चलते ही पृथ्वी के नीचे अलग अलग परतों से अंतर्जात बल की उत्पत्ति होती है और ये अंतर्जात बल ही, जिसको हम अंग्रेजी में एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, ये पृथ्वी के सतह पर एक निर्माणकारी बल के रूप में काम करता है, एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स के रूप में ये काम करता है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ये बात साझा किया, आपको ये बताया कि इस बल के कारण, ये बल जब नीचे से ऊपर की ओर लगता है ना, तो पृथ्वी के सतह का एक भाग अपने आसपास के भागों की तुलना में क्या होता है? आपको पता होगा कि जब ये बल कार्य करता है तो क्या होगा? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो इस बल के प्रभाव के कारण ऊपर उठ जाती है।
तब महाद्वीप या महादेशों का निर्माण होता है, तब पहाड़ पठार, मैदान, भ्रंश, घाटियां या फिर हॉर्स पर्वत, जिसको हम ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो चूंकि इस बल के कारण पृथ्वी की सतह पर कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इसलिए हम इस बल को यानी अंतर्जात बल को निर्माणकारी बल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो अंतर्जात बल है ना, ये जो अंतर्जात बल है, ये भूगोलवेताओं ने इस बल को क्या किया है भाई? भूगोलवेताओं ने इस बल को, आप देखिएगा, दो भागों में वर्गीकृत किया है। एक को उन्होंने कहा है दीर्घकालिक बल, और दूसरा को वो कहते हैं आकस्मिक बल। यानी अगर हम समग्रता के साथ कहें तो दीर्घकालिक अंतर्जात बल और आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो दीर्घकालिक बल है, इस दीर्घकालिक बल को कम तीव्रता वाले बल के नाम से भी जानते हैं, और इसको अधिक तीव्रता वाले बल के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा कि दीर्घकालिक जो बल है, इसकी तीव्रता कम होती है। किसकी तीव्रता? जो ये बल उभर करके नीचे से ऊपर की ओर आते हैं ना, इन बलों की तीव्रता कम होती है। फलस्वरूप क्या है कि इसमें यानी अंतर्जात बल की जो पहली या उसका जो पहला वर्गीकरण है दीर्घकालिक बल, जिसको हम कम तीव्रता वाले बल के नाम से जानते हैं, इसमें चूंकि तीव्रता कम होती है, इसलिए परिवर्तन भी बहुत धीमे 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 बहुत धीमे धीमे संपन्न होती है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर कोई परिवर्तन आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, इन बलों को हम महसूस नहीं कर सकते। इसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब किसी परिवर्तन को संपन्न होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, और एक मनुष्य का जीवन अधिकतम 100 वर्ष होता है, शायद ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो 100 वर्ष अधिक जीते होंगे, तो लाखों करोड़ों वर्ष की तुलना में 100 वर्ष का विषाद है क्या? हम पूरे जीवन में भी उन परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इन परिवर्तनों में हम कई पर्वतों को, कई पठार को और कई मैदान को, कई भ्रंश घाटियों को बनते देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये परिवर्तन और पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण कोई 2, 4, 10, 20 वर्षों में तो नहीं होता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जो आकस्मिक बल है, नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, नाम से ही आपको एहसास हो रहा होगा कि इन बलों के
उत्पत्ति और प्रभाव में कुछ मिनट का ही, कई बार तो कुछ सेकंड का अंतर होता है। और इन बलों के कारण, चूंकि ये बल अधिक तीव्रता वाले बल होते हैं, याद रखिएगा, ये बल अधिक तीव्रता वाले बल होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत जल्दी और बड़े पैमाने पर देखा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग, ये सब कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि मैंने बताया आकस्मिक अंतर्जात बल जो है वो बहुत त्वरित रूप से घटित होता है और इसके लिए अधिक तीव्रता वाले बल जो है उत्तरदायी होते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पर आप रख सकते हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जैसी घटनाएं जब घटती हैं, आप जानते होंगे कुछ पल में ही ये घटनाएं घट जाती हैं। चूंकि ये घटनाएं त्वरित रूप में घटती हैं, इसलिए हम और आप इनको महसूस कर सकते हैं। इसको हम और आप महसूस कर पाते हैं। इन्हीं चीजों को व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे ताकि आसानी से इन चीजों को हम समझ पाएं। देखिएगा, मैंने बताया आपको कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अंतर्जात बल, जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। अंतर्जात बल को दो आधार पर बांटा गया है, दीर्घकालिक अंतर्जात बल और आकस्मिक अंतर्जात बल। दीर्घकालिक अंतर्जात बल यानी डायस्ट्रोपिक फोर्स उसको कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं उसको हम लोग अंग्रेजी में? उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डायस्ट्रोपिक फोर्स। और जो आकस्मिक अंतर्जात बल है इसको हम सडन इंडोजेनिक फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस बल को महसूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस बल के कारण जो परिवर्तन होता है वो उन परिवर्तनों को होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए शायद हम एक जीवन में इसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ये आकस्मिक अंतर्जात बल है, सडन क्या है, इंडोजेनेटिक फोर्स है। तो आप देखेंगे क्या है कि इसमें जो सडन इंडोजेनेटिक फोर्स है इसमें बहुत कम समय के अंतराल में ये बल अपना प्रभाव दिखलाता है। और मैंने बताया था कि उदाहरण के तौर पर आप भूकंप को इसमें रख सकते हैं। आप भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, इनको हम इसमें रख सकते हैं। जबकि दीर्घकालिक अंतर्जात बल के अंतर्गत हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश घाटी इत्यादि को रखते हैं। अब देखिएगा, आकस्मिक अंतर्जात बल को हम एक किनारे रख देते हैं और पहले पढ़ लेते हैं विस्तार से दीर्घकालिक अंतर्जात बल। मैंने थोड़ी देर पहले भी इस कक्षा को प्रारंभ करने से के समय बताया था कि हम लोग बहुत आराम से और व्यवस्थित रूप से इस पूरे टॉपिक को समझ लेंगे, ताकि आप पढ़ने के बाद देखिएगा, किसी भी पुस्तक को उठा के देखिएगा, कुछ भी चीज छूटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। और रही बात प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की, दोनों ही परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों का हम अगर समग्रता से और पूरी अवधारणा और आंकड़ों के साथ अगर इसको हम पढ़ लें तो मेरा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं होगा और हम हर संभव लगभग प्रत्येक प्रश्न को करने में सक्षम भी होंगे। अब देखिएगा कि दीर्घकालिक अंतर्जात बल जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है और अक्सर इसी नाम से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, पटल विरूपणी बल। पटल मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह को, जो भूपटल है ना,
उस भूपटल में आप देखिएगा लगातार परिवर्तन आता है, कहीं पहाड़ पठार मैदान, तो कहीं जमीन के नीचे धंसने से भ्रंश घाटियां बनती हैं। तो पटल में विरूपण यानी रूप में जो क्या परिवर्तन होता रहता है, यानी भूपटल के रूप में परिवर्तन जो होता है, इस कारण इसको हम क्या पटल विरूपणी बल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम डायस्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है, पटल विरूपणी बल है, इनको भी हम दो उप शाखाओं में विभाजित करते हैं। लेकिन देखिएगा यहां जो विभाजन हुआ था वो काल के आधार पर विभाजन हुआ, आपने देखा होगा। ये आकस्मिक है, यानी बहुत कम समय में उत्पन्न और संपन्न हो जाता है। ये बहुत लंबे समय में धीरे धीरे संपन्न होता है, इसलिए नाम भी दिया गया इसको क्या, दीर्घकालिक, और इसको आकस्मिक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपने देखा होगा कि काल के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया, लेकिन तरंगों की तीव्रता के आधार पर भी दो भाग में बांटा गया है। आपको मालूम होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कम तीव्रता वाले बल हैं और ये अधिक तीव्रता वाले बल हैं, इसलिए तो इसमें परिवर्तन बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है, त्वरित रूप में संपन्न हो जाता है, और इसमें परिवर्तन को संपन्न होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। तो हमने दो आधार पर इसका वर्गीकरण किया, एक तरंगों की तीव्रता के आधार पर और दूसरा काल के आधार पर वर्गीकरण कर लिया। लेकिन जब उसके नीचे यानी दीर्घकालिक अंतर्जात बल के अंतर्गत जब हम लोग पटल विरूपणी बल का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमने क्या बताया कि इसको हम लोग दो उप शाखाओं में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं महादेश जनक बल, जिसको हम एपिरोजेनिक फोर्स कहते हैं। दरअसल ये लैटिन भाषा का शब्द है एपिरोस और जेनेसिस। तो एपिरोस का मतलब होता है पर्वत, एपिरोस का मतलब होता है महादेश, महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करने वाला बल, यानी पर्वतों का निर्माण करने वाली बल है कौन, एपिरोजेनेसिस। उसी प्रकार ओरो का मतलब, ओरोस का मतलब क्या होता है, पर्वत, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माणकारी बल। यानी दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो पर्वत निर्माणकारी बल को हम कहते हैं ओरोजेनिक फोर्स, और इसको हम कहते हैं एपिरोजेनिक फोर्स। तो मैंने क्या बताया आपको कि दीर्घकालिक अंतर्जात बल, या उसी को हम कहते हैं पटल विरूपणी बल, इसको हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ते हैं। पहला है महादेश जनक बल और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। नाम से ही लग रहा होगा कि यहां पर्वतों के निर्माण को संपन्न करने वाला बल के बारे में कहा जा रहा है, और यहां पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी बल के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन देखिएगा, ये जो वर्गीकरण किया गया है इसका भी कोई ना कोई आधार है। वो क्या आधार है सर? तो देखिएगा कि जो महादेश जनक बल है वो लंबवत संचलन करता है, यानी जो महादेश जनक बल है वो वर्टिकली मूव करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो पर्वत निर्माणकारी बल है, जो ओरोजेनेटिक फोर्स है, वो क्षैतिज संचलन करता है, यानी या तो एक दूसरे के सम्मुख दिशा में या एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यानी दीर्घकालिक अंतर्जात बल को जो हम दो उप शाखाओं में विभाजित किए हैं, उसमें पहली शाखा है एपिरोजेनिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं महादेश जनक बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। और नाम से ही लगता है कि इससे महादेशों का निर्माण होता है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन महादेशों का निर्माण करने वाला जो महादेश जनक बल है, एपिरोजेनिक फोर्स है, वो लंबवत संचलन करता है। याद रखिएगा, वो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड्स हो। लेकिन जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो क्षैतिज रूप में, यानी हॉरिजेंटली, या तो एक दूसरे के सामने वो गति करेंगे या एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे।
तो याद रखेंगे कि पर्वत निर्माणकारी बल जो है उसका जो संचलन होता है वो क्षैतिज संचलन है, जबकि महादेश जनक बलों का संचलन लंबवत होता है। क्लियर है ना? अब आइए हम लोग देखेंगे कि जो महादेश जनक बल होता है उसमें भी दो प्रकार की क्रियाएं संचालित होती है, उमज्जन और निमज्जन। पक्का है ना? अब इसको जरा समझना होगा कि उमज्जन और निमज्जन क्या है। भाई देखिएगा कि यह मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है ना? अब नीचे से कोई बल अगर लग रहा है तो क्या हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि जब नीचे से अंतर्जात बल लगेगा तो पृथ्वी का ये जो सतह है वो क्या होगा भाई, इन बलों के प्रभाव के कारण, है ना, ये पृथ्वी का ये जो भाग है अपने आसपास वाले भाग से ऊपर उठ जाएगा। तो इसी घटना को हम कहते हैं क्या भाई, उमज्जन। इसी को हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स। ठीक है ना? लेकिन देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी की सतह से ये जो समतल भूमि है कई बार नीचे की ओर कुछ बल कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ये जो तल है वो नीचे की ओर अचानक धंस जाता है। परिणाम क्या हो जाएगा भाई कि ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है ना, भविष्य में इसमें जल भर जाने के कारण, भविष्य में इसमें आप देखेंगे जल भर जाने के कारण ये समुद्र या महासागरों का रूप धारण कर लेता है ना? इससे महासागर या महाद्वीप की उत्पत्ति होती है। किससे? तो मैंने बताया अभी आपको कि ये जो उमज्जन की क्रिया है, कि जो महादेश जनक बल है ये दो तरह का है ना भाई, एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं लंबवत संचलन बल की, जो ऊपर की ओर भी गमन करता है और नीचे की ओर भी गमन करता है। तो जो ऊपर की ओर गमन करता है इसी को हम कहते हैं उमज्जन, और जो नीचे की ओर गमन करता है इसको हम कहते हैं क्या भाई, निमज्जन। तो ये जो है उमज्जन कहलाया, याद रखेंगे, और ये घटना क्या कहलाई भाई, निमज्जन। ठीक है ना? अब इसमें होता क्या, जैसे आपने देखा होगा कि हमने बताया कि उमज्जन से क्या होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, और निमज्जन से क्या होता है, महासागरों का निर्माण होता है। कई बार क्या होता है कि महासागर के किनारे, आप देखिएगा, जैसे मैं एक दूसरे चित्र में इसको समझाने का प्रयास करूं कि मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, और इसके सामने ये थोड़ा मैदान का हिस्सा है, और फिर आप देखेंगे कि ये जो है समुद्र का हिस्सा है। समुद्र के इस हिस्से में आप देखिएगा जल भर चुका है, जबकि ये क्या था, ये उमज्जन की क्रिया हुई, ये उमज्जन की क्रिया, यानी आप इसको क्या कहेंगे, अपवर्ड फोर्स। और ये क्या है भैया, निमज्जन है, ये डाउनवर्ड्स फोर्स है। अब आप देखिए क्या होता है, कई बार समुद्र के किनारे जो ये है समुद्र तटीय मैदान जिसको आप कहते हैं, कई बार क्या होता है कि यहां भी वही क्रिया हुई कि जो यहां का स्थल भाग है वो अंतर्जात बल के कारण, तो डाउनवर्ड्स अंतर्जात बल जिसको आप कहेंगे निम्न अंतर्जात बल के कारण, है ना, ये नीचे धंस गया। तो क्या होगा भाई, ये भी आकर के इस तरह का
अब देखिएगा समुद्र का पानी केवल यहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि समुद्र का पानी अब यहां तक फैल चुका होगा। तो ऐसी घटनाएं भी घटित होती रहती हैं, यानी सतह का, धरातल का कोई भाग नीचे धंस जाएगा या समुद्र तटीय मैदान नीचे धंस जाएगा और क्या होगा, समुद्र का विस्तार होगा। पक्का है ना? तो कई बार क्या होता है कि समुद्र के नीचे, अब देखिए क्या होगा कि समुद्र के नीचे जो ये पट्टी है, यहां भी अंतर्जात बल नीचे की ओर काम कर रहा है, यहां भी अंतर्जात बल नीचे की ओर काम कर रहा है। तो ये जो स्थलाकृति है, ये जो स्थलाकृति है, आप देखेंगे ये जो स्थलाकृति है कुछ इस तरह का हो जाएगा कि यहां के बाद ये स्थलाकृति ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जो स्थल भाग था, समुद्र के नीचे का जो प्लेट था, वो और नीचे धंस गया। तो आप क्या देखेंगे, जब और नीचे धंस जाएगा तो क्या होगा भाई, पानी यहां तक नीचे तक चला जाएगा। अब जब ये पानी नीचे तक जाएगा तो आपको पता होगा कि यहां कुछ दूर तक जो पहले पानी भरा हुआ था, ये अब क्या होगा भाई, पानी नीचे चला गया ना। तो आप क्या देखेंगे कि जब पानी नीचे चला जाएगा तो पानी यहां तक ही रहेगा, और पहले जो भाग समुद्र में डूबा हुआ था वो अब समुद्र से बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होगा, समुद्री मग्न तट के नाम से जाना जाता है। समुद्री मग्न तट के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिएगा महाद्वीपों का निर्माण, महासागरों का निर्माण, समुद्री मग्न तट का उभरना, ये सब के सब क्या है, एपिरोजेनिक फोर्स के कारण, महादेश जनक बल के कारण संपन्न होता है। लेकिन आपने देखा होगा महादेश जनक बल जो है ना, उसका एक दूसरा रूप भी है, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, उसमें क्षैतिज संचलन होता है ना, उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। किसका? उन बलों के तरंग का। फलस्वरूप क्या होगा, जब वो एक दूसरे के से दूर जाएंगे या एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो उनसे भी अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आ जाते हैं कि जो उमज्जन और निमज्जन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग उसको बेहतर ढंग से जानना चाहेंगे कि हमने क्या बताया था कि ये प्रक्रिया क्या कहलाई भाई, उमज्जन। उमज्जन को आप उत्थान के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये क्या है भाई, पृथ्वी की सतह पर अचानक बल नीचे से ऊपर की ओर काम करता है तो क्या होता है, सतह से ऊपर स्थलाकृतियां उड़ जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, उत्थान की क्रिया। निमज्जन में आपने देखा था कि जो सतह है ना, उसमें अचानक नीचे की तरफ अंतर्जात बल काम करने लगता है और ये स्थान नीचे की ओर धंस जाता है, और बाद में भविष्य में इसमें जब जल का भराव हो जाता है तो ये समुद्र या महासागर का रूप धारण कर लेता है। तो याद रखिएगा कि जो उमज्जन की क्रिया है इसको हम लोग ऊपरी मुखी संचलन के नाम से जानते हैं, अपवर्ड मूवमेंट के नाम से जानते हैं, और जो निमज्जन की क्रिया है इसको हम अधोमुखी संचलन यानी डाउनवर्ड्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि अंतर्जात बल के कारण धरातल के एक भाग का अपने समीप के सतह से ऊपर उठ जाना और महाद्वीपीय मग्न तट का समुद्र से ऊपर निकल जाना, जो मैंने दिखलाया अभी आपको, वो होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाएगा तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में जो समुद्र तल से सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर समुद्री गुफाओं का मिलना, ये बात साबित होता है कि जो भाग पहले समुद्र के तल में या उसके आसपास था वो अब ऊपर उठ चुका है। दूसरा, आप देखेंगे कि जो गुजरात में कच्छ की खाड़ी है वहां 24 किलोमीटर लंबी भूमि जो है ना, वो ऊपर उठ गई है, उसको अल्लाह बांध के नाम से जाना जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या था भाई, ये उमज्जन
माने महादेश जनक बल के कारण जो उमज्जन की क्रिया हुई, यानी ऊपरी मुखी संचलन हुआ, उसके कारण यह प्रभाव आया। अब देखिएगा कि निमज्जन की क्रिया यानी अवतलन की क्रिया, इसको क्या है? अवतलन, है ना, नीचे आ रहा, धंस जाना, अवतलन की क्रिया कहलाती है। इसको हम लोग अधोमुखी संचलन भी कहते हैं, डाउनवर्ड्स मूवमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमने आपको बताया कि अंतर्जात बल के कारण धरातल के किसी भाग का अपने समीप के स्थलों से नीचे धंस जाना और समुद्र तटीय मैदान का धंस कर समुद्र के नीचे चला जाना। हमने दिखलाया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि समुद्र तटीय मैदान का, है ना, धंस करके और नीचे चला जाना। ये समुद्र तटीय मैदान था, ये धंस के और नीचे चला गया था, आपको मैंने दिखलाया था। ये सब क्रियाएं होती है कहां भाई? तो ये निमज्जन की क्रिया में होती है। उदाहरण के तौर पर अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड के किनारे जो डूबी हुई घाटियां पाई गई है, जो वो इस बात का संकेत है कि यह हिस्सा कभी न कभी धरातल के समान या समकक्ष रहा होगा, जो अब अवतलन की क्रिया के कारण, निमज्जन की क्रिया के कारण समुद्र के नीचे समा गया। उसी प्रकार भारत में पौंडीचेरी के किनारे जलमग्न और जो वन और लिग्नाइट की मोटी परतें पाई गई हैं, तो वन और क्या लिग्नाइट की परतें कहां पाई जाएंगी? पृथ्वी की सतह के ऊपरी हिस्से में पाई जाएंगी, लेकिन जब अवतलन की क्रिया होगी तो वही धंस के नीचे पहुंच जाएंगी। तो ऐसा पाया गया कहां भाई? पौंडीचेरी के किनारे। वहां पर क्या है? जलमग्न वन और लिग्नाइट की मोटी परतें पाई गई है। जलमग्न वन का मतलब क्या होगा? पहले ऐसा फॉरेस्ट जो समुद्र तटीय किनारे में था वो धंस के नीचे चला आया। ये जो लिग्नाइट की परतें ऊपर होती हैं अब वो नीचे पाई गई हैं। वो इस बात का प्रमाण है कि यहां पर धरातल में क्या धंसावट हुई है। अब हम लोग देख लेंगे इसके तुरंत बाद, ये महादेश जनक बल था। अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्वत निर्माणकारी बल क्या है। चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पटल विरूपणी बल है, आपको याद आ रहा होगा कि पटल विरूपणी बल है, पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल जो है वो दो तरह का था। अभी आपने देखा, एक था महादेश जनक, जिसको आपने एपेरोजेनिक के नाम से जाना, एपेरोजेनिक फोर्स। और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको आप ओरोजेनिक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग तो इसको पढ़ लिए। आपने देखा होगा कि इसी में आया था क्या? महादेश जनक बल में ही उमज्जन और निमज्जन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ लेना है पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में। तो याद रखिएगा, जो पर्वत निर्माणकारी बल है इसमें भी दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक को हम कहते हैं संपीड़न, एक को हम कहते हैं संपीड़न बल और दूसरे को हम कहते हैं तनाव बल। अब देखिएगा, इस संपीड़न और तनाव का ही खेला है कि पृथ्वी के सतह के ऊपर अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आप देखेंगे, यहां मैंने बताया है इसी पर्वत निर्माणकारी बल के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि पहला जो बल है वो क्या है भाई? जो पहला बल है वो संपीड़न बल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम फोर्सेस ऑफ कॉम्प्रेशन कहते हैं। और दूसरा जो है तनाव बल है, फोर्सेस ऑफ टेंशन के नाम से इसको हम जानते हैं। अब संपीड़न में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। अब इस प्लेट में इधर से और इधर से कोई ऊर्ध्वाधर बल काम कर रहा है। स्वाभाविक है
कि जब प्लेट के दोनों छोर से कोई ऊर्ध्वाधर बल काम कर रहा होगा, चाहे वो ऊपर की ओर या नीचे की ओर जा रहा होगा, तो इससे क्या होगा कि इस प्लेट पर दबाव पड़ेगा दोनों ओर से। ये प्लेट इधर और इधर की ओर दबाव महसूस करेगा। नेचुरली क्या होगा, उसमें कंप्रेशन होगा, उसमें संपीड़न होगा, यानी यहां पदार्थों के जो कण होंगे आपस में सिमटने लगेंगे। नेचुरली क्या होगा, ऐसी क्रिया के कारण आप देखेंगे स्थलाकृतियों का आयतन कम होता है। यानी आप जब इसमें देखेंगे कि पहले ये स्थलाकृति का आकार क्या था और बाद में देखेंगे जब संपीड़न हो जाएगी तो इसका आकार एडजस्ट इतना न रह करके हो सकता है कि यह इतना रह जाए। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से जो बल काम कर रहा है वो इसके आकार को विरूपित कर देगा। फलस्वरूप क्या होगा, जब दोनों तरफ से बल काम करेगा तो ये जो संपीड़न की क्रिया होगी, इस संपीड़न क्रिया के प्रभाव के चलते इस प्लेट पर वलन मतलब फोल्डिंग होगा। यानी आप इसको ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है ना, ये एक कोई प्लेट है। अब इस प्लेट में आप देखेंगे दोनों ओर से अगर बल एक दूसरे के सम्मुख कार्य कर रहा है तो यहां क्या होगा भाई, यहां संपीड़न की क्रिया होगी। जैसे आप कई बार थर्मोकोल के किसी सीट को लेकर दबाते हैं आप, तो उसमें क्या होता है, संपीड़न होती है। कई बार आप बैलून को भी है ना मुंह से फुला करके उसको दबाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन दिखाई पड़ता है ना, वो भी संपीड़न के कारण ही है। तो आप देखेंगे कि संपीड़न की क्रिया के कारण जब दोनों तरफ से ये बल काम कर रहा है तो हो सकता है कि अगले ही क्षण क्या होगा, अगले क्षण ये जो प्लेट है इसमें वलन यानी फोल्डिंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। और इस वलन के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होगा, है ना, वलित पर्वतों का निर्माण होगा। आपको पता होगा पूरे विश्व में अगर आपने वलित पर्वतों के बारे में थोड़ा अध्ययन किया होगा, खास करके 8वीं 9वीं की कक्षा की किताब में दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जैसे हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है, एटलस है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब वलित पर्वतों के उदाहरण है। आपको पता होगा हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत की उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वतमाला है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला है, यूरोप में है आल्प्स पर्वत और अफ्रीका में है एटलस। ये सब के सब वलित पर्वतों के अच्छे उदाहरण हैं। लेकिन इसके विपरीत आप देखिएगा, अगर प्लेट में अगर एक प्लेट है, इसमें एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर ये बल काम कर रहा है तब इस बल को आप कहते हैं तनाव बल। पहले वाले को कहा था संपीड़न बल, और संपीड़न बल के कारण क्या होता है, वलन होता है, और वलन की क्रिया के द्वारा कई वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अभी आपको हम बताएंगे वलन जो है वो तरंगों की तीव्रता के आधार पर कई अलग अलग रूपों में भी पाया जाता है और उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप देखिएगा कि तनाव के कारण जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो क्या होगा, उसमें विरूपण आएगा। और याद रखिएगा ये प्लेट इतना बड़ा है, हो सकता है तनाव के बाद इस प्लेट का आकार थोड़ा बढ़ करके कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा। यानी तनाव बल के कारण प्लेट, है ना, तनाव बल के कारण क्या होता है सर, प्लेट फैलते हैं।
प्लेट जो है ना, फैलते हैं, और संपीड़न बल के कारण क्या देखते हैं, प्लेट आपस में सिकुड़ते हैं, उनमें वलन आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इसी चीज को दर्शाता है कि भाई पर्वत निर्माणकारी बल पढ़ रहे थे, ये भी दो तरह का होता है, संपीड़न बल और तनाव बल। और संपीड़न बल के बारे में मैंने बताया था आपको कि जब किसी प्लेट में एक दूसरे दिशा के सम्मुख यानी सामने जब कोई फोर्स काम करता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, इसको हम लोग कहते हैं संपीड़न यानी कॉम्प्रेशन कहते हैं। और इसके कारण ही क्या होता है, वलन की क्रिया हो जाती है, और इसी वलन के कारण वलित पर्वतों का, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसके कई उदाहरण मैंने बताए आपको। इसके अलावा जो दूसरा बल है यानी पर्वत निर्माणकारी जो बल है उसका दूसरा रूप जो है वो है तनाव बल, फोर्सेस ऑफ टेंशन। इसमें क्या है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया अभी आपको कि जो प्लेट है उसमें एक दूसरे दिशा के विपरीत दिशा में, उसमें प्लेटों में क्या होता है, एक दूसरे दिशा के विपरीत दिशा में तनाव उत्पन्न होता है, और इसी तनाव के कारण आप देखिएगा ये जो प्लेट है, इस प्लेट में क्या दिखाई पड़ेगा सर, अगर इधर भी तनाव है इधर भी तनाव है तो सबसे पहले क्या आएगा मालूम है, प्लेट में एक दरकने की क्रिया होगी जिसको हम लोग कहते हैं चटकन। अंग्रेजी में इसको हम क्रैकल के नाम से जानते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं सर, अगर ये हल्का सा क्रैक आया, जैसे आपने देखा होगा इसको कांच में आपके घर में कोई टेबल के ऊपर कांच रखा हुआ है, कोई सामान अगर गिर गया ढक से, बोले टूट तो नहीं गया यार, बोला टूटा तो नहीं लेकिन चटक गया है। तो चटकना मतलब क्या होता है, वो अलग नहीं हुआ, सटा ही हुआ है, लेकिन उसमें चटकन आ गई है, यानी टूटन का प्रारंभ हो गया है। इसी क्रिया को बोलते हैं क्या हम लोग भाई, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, चटकन, यानी क्रैकल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। लेकिन क्या होता है, अगर ये तनाव निरंतर जारी रहा तो कुछ समय के बाद देखिएगा यहीं पर इसी चटकन में ये दबाव तनाव और बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और ये क्या हो जाएगा भाई, यहां पर दरार आ जाएगी। क्या हो जाएगा तब ये चटकन का आकार बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगी सर, उसमें दरार आ जाएगा। और दरार के बावजूद निरंतर ये तनाव जारी रहा तो उसमें क्या आ जाएगा, फॉल्ट यानी भ्रंश आ जाएगा। और भ्रंश का मतलब आप समझते हैं कि भ्रंश किसको कहते हैं हम लोग, तो किसी प्लेट में आप देखिएगा कोई प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इस प्लेट में मान लीजिए यहां चटकन आई, यहां चटकन आई, बाद में ये चटकन दरार के रूप में परिवर्तित हो गया, है ना, दरार के रूप में परिवर्तित हो गया, तो क्या होगा, और आप जानते ही हैं कि इधर जो है तनाव लग ही रहा है, अभी इधर भी तनाव लग रहा है, तो हो सकता है कि ये जो प्लेट है वो नीचे की ओर धंस जाए, और जब नीचे की ओर धंस जाएगा तो हो सकता है इस प्लेट की संरचना क्या सर बदल जाएगी, और संभवतः ये इस प्रकार दिखाई पड़ेगा, प्लेट नीचे आ जाएगा, है ना, और ऐसा बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं भ्रंशन की क्रिया, या इसको हम कहते हैं भ्रंश यानी फॉल्ट कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा तनाव के कारण पहले क्या आएगा, चटकन, फिर दरार, फिर फॉल्ट आएगा। अब देखिएगा थोड़ा हम और विस्तार से समझ जाएं, समझें क्या विस्तार से भाई, हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा संपीड़न बल के बारे में, थोड़ा पहले हम लोग पढ़े थे ना, तो मैंने क्या बताया था, संपीड़न बल के कारण धरातल के ऊपरी सतहों पर वलन की क्रिया होती है और मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो मोड़दार पर्वत के बारे में मैंने बताया था कि हिमालय पर्वतमाला कहाँ है भाई, भारत की उत्तरी सीमा बनाती है ये, रॉकी जो है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज जो है दक्षिणी अमेरिका में, आल्प्स जो है यूरोप में, और एटलस है अफ्रीका में। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो संपीड़न का बल है, तनाव का बल है, ये क्षैतिज बल है, याद रखिएगा
ये क्षैतिज बल है, या तो एक दूसरे के सम्मुख ये काम कर रहे हैं या एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी दिशा किधर है? क्षैतिज है। इस कारण आप देखिएगा कि संपीड़न भी हो रहा है और तनाव भी हो रहा है। तो संपीड़न कैसे हो रहा है? संपीड़न कई स्वरूपों में होता है, यही हम लोगों को देख लेना है। देखिएगा यहां स्पष्ट दिया हुआ है कि वलन यानी संपीड़न के कई प्रकार हो सकते हैं। पहला है सममित वलन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। सममित, जिसमें वलन के बाद दोनों भुजाएं लगभग समान दिखाई पड़े, ऐसे वलन को हम कहते हैं सममित वलन। देखिएगा कि यहां साफ दिखलाया गया है कि ये वलन हुआ है, लेकिन वलन में दोनों भुजाएं है ना, और दोनों भुजाओं का जो झुकाव है वो लगभग समान है। यानी अगर आप इसको बीच में, अगर आप इसको केंद्र मान लें तो लगभग क्या है, दोनों वलन के कोण का झुकाव जब लगभग क्या है सर, आपको समान देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि वलन की दोनों भुजाएं बराबर झुकाव लिए हुए हैं, ऐसे वलन को हम कहते हैं सममित वलन। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। दूसरा है असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें आप देखिएगा कि इसमें वलन भी हुआ है, लेकिन वलन में दोनों भुजाएं एक समान नहीं है और नहीं दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान है। आप देखिएगा अगर इसको केंद्र मानते हैं तो इस भुजा का झुकाव ज्यादा हुआ है, इसका झुकाव कम है। इसलिए कहा गया कि वलन की दोनों भुजाएं असमान झुकाव लिए हुए हैं, इसलिए ऐसे वलन को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल फोल्ड या असमित वलन। तीसरा है एक नत वलन। नत मतलब क्या होता है? दिशा। एक नत वलन में आप साफ देख रहे हैं कि इसमें एक दिशा में एक भुजा का झुकाव तो है, लेकिन दूसरी भुजा जो है बिल्कुल समकोण पर खड़ी है, 90 डिग्री पर खड़ी। इसलिए कहा गया वलन में झुकाव केवल एक ओर हुआ है। तो ऐसे वलन को हम कहते हैं एक नत वलन, मोनोक्लिनिकल फोल्ड अंग्रेजी में कहते हैं। अब इसके ठीक विपरीत है समनत वलन, आइसोक्लिनल फोल्ड। ये क्या है भैया? तो इसमें देखिएगा कि जो फोल्ड तो हुआ है, लेकिन दोनों जो फोल्ड है लगभग एक ही दिशा में है, इस दिशा में। इसलिए कहा गया कि वलन में दोनों भुजाओं का झुकाव एक ही दिशा में हुआ है। आप देखिएगा तो आप बोलिएगा, आपके मन में प्रश्न उठता होगा, सर ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा वो तरंगों की तीव्रता के कारण, जो अंतर्जात पर्वत निर्माणकारी बल है उसके तीव्रता के कारण ऐसा संभव होता है। अगला है परिवलन, जिसको हम रिकमेंड फोल्ड के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि दोनों भुजाएं, ये भी और ये भी, वो बिल्कुल झुकते झुकते क्या हो जाती है? क्षैतिज हो जाती है, पृथ्वी के लगभग समानांतर वो विकसित होने लगती है। तो ऐसे वलन को हम कहते हैं क्या भाई? परिवलन, जिसमें दोनों भुजाएं क्षैतिज रूप से सतह के समानांतर हो जाती हैं। आप चित्र में देख भी रहे होंगे बिल्कुल। और अंतिम है अधिवलन, ओवरफोल्ड। इसमें देखिएगा कि जो एक भुजा जो मुड़ी है, दूसरी भुजा उस पर आरूढ़ हो गई है, यानी चढ़ गई है, इसलिए इसको कहते हैं एक भुजा का दूसरे भुजा पर आरूढ़ हो जाना। यह कहलाता है क्या भाई? अधिवलन, ओवरफोल्ड। अब जल्दी से हम लोग देख लें तनाव को। तो देखिएगा कि जो तनाव है, मैंने बताया था आपको कि तनाव भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले उसमें हल्की सी चटकन की दरारें दिखती हैं। प्रैक्टिकली उनको अगर अलग करना चाहिएगा तो अलग होगा नहीं, लेकिन दरारें आ चुकी है जो दिखाई भी पड़ती है। हमने इसलिए बोला चटकने की क्रिया को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आप कांच में देख सकते हैं कि पहले चटकन आया, या कई बार देखिएगा
कि आप कार चला के जा रहे हैं, कुछ उपद्रवी थे तो उस पर पत्थर फेंक दिए तो शीशा टूटा तो नहीं, लेकिन क्या है, सामने वाले फ्रंट ग्लास में एक चटकन आ गई। बाद में कुछ और पत्थर मारा या कुछ और भी गाड़ी में जर्क आया तो उसमें दरार बढ़ गया, और उसके बाद एक समय आया जो बीच वाला भाग नीचे टूट के गिर गया। तो ठीक उसी प्रकार जो तनाव बल है, जो फोर्सेस ऑफ टेंशन है, उसमें भी क्या है सर, चटकन है, दरार है, भ्रंश है। अब देखिएगा कि जो भ्रंश है, इस भ्रंशन के परिणाम स्वरूप देखिएगा भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, कगार का निर्माण होता है, रैंप घाटी का निर्माण होता है, भ्रंशोत पर्वत, हास्ट इत्यादि का निर्माण होता है, जिसको हम लोग ऐसे देखें। देखिएगा जो तनाव है उसके कारण भ्रंश उत्पन्न होता है, और ये भ्रंश भी अलग अलग प्रकार के हैं, है ना। ये क्या होता है भाई, तनाव के परिणाम स्वरूप ये अलग अलग तनाव के परिणाम स्वरूप ये अलग अलग प्रकार के भ्रंशों का निर्माण होता है, जिसमें हम उनको सामान्य भ्रंश, उत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रंश और ट्रांसकरेंट भ्रंश में हम लोग विभाजित कर देते हैं। तो सबसे पहला है सामान्य भ्रंश। ये सामान्य भ्रंश क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग चित्र के द्वारा देख सकते हैं। आप देखिएगा सामान्य तौर पर अगर ये कोई एक प्लेट है, ये कोई एक प्लेट है, आप इसको ऐसे समझिए, ज्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और इसमें क्या आया भाई, पहले चटकन आया, चटकन के बाद, है ना, चटकन के बाद दरार आई, दरार के बाद, है ना, चूंकि तनाव बल काम कर रहा है, ये इस ओर और ये इस ओर, नेचुरली क्या होगा कि दोनों ओर से जब तनाव बल काम कर रहा है तो जो बीच का हिस्सा है वो क्या होगा, असंतुलित होकर के नीचे की ओर धंस जाएगा। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखलाया कि जब वो नीचे की ओर धंस जाएगा तो इसका स्वरूप लगभग लगभग ऐसा हो जाएगा, है ना। इसका स्वरूप जो है लगभग लगभग ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या देखेंगे भाई, ये सामान्य भ्रंश है। ये क्या है भाई, सामान्य भ्रंश है। और इस सामान्य भ्रंश के कारण ये क्या है, दरअसल ये भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है। इस भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, पक्का है ना। दूसरा जो भ्रंश है, अब देखिएगा ये हो गया ना सर, ये हो सकता है कि और नीचे चला जाए, ये हो सकता है कि और नीचे चला जाए डाउनवर्ड्स इंडोजेनेटिक फोर्स के कारण। तो इसकी स्थलाकृति लगभग लगभग क्या हो जाएगी सर, ऐसी दिखाई पड़ेगी ना लगभग। अब कुछ समय के बाद इन पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर क्या होगा सर, एक दूसरे के सम्मुख, पहले एक दूसरे के विपरीत था ना, तनाव हो रहा था, अब एक दूसरे के सम्मुख ये बल काम करने लगेगा। और कुछ समय के बाद क्या होगा सर, ये प्लेट आपस में टकराएंगे और ये हो सकता है कि एक प्लेट के ऊपर, है ना, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट इस प्रकार आरूढ़ हो जाएगा, क्योंकि बल इस दिशा में काम कर रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में इसको हम उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। जिसमें कहा गया है कि उत्क्रम भ्रंश का निर्माण जो है वो संपीड़न बल के कारण होता है, जबकि सामान्य भ्रंश जो था वो तनाव बल के कारण हुआ था, लेकिन उत्क्रम भ्रंश जो है वो संपीड़न बल के कारण काम कर रहा है। और आप यहां देखेंगे तो इस भ्रंश में दबाव के कारण दरार के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे के समीप खिसकते हैं और एक दूसरे पर आरूढ़ हो जाते हैं। इसमें सतह का फैलाव पहले की तुलना में घट जाता है। स्वाभाविक है कि पहले मान लीजिए सतह इतना था,
है ना सर। बाद में क्या हुआ, ये नीचे की ओर गिर गया तो सतह तो सिमट गया, और फिर ये एक दूसरे की ओर खिसकने लगे, और बाद में क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। तो जो पहले का प्लेट का क्षेत्रफल था वो पहले की तुलना में क्या हुआ, घट गया। तीसरा है सोपानी भ्रंश। बोला जाता है कि जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समानांतर कई भ्रंश होते हैं और सभी भ्रंशों के जो तल है उसमें ढाल जो है एक ही दिशा में होगा, तो ऐसे भ्रंश को, यानी एक नहीं समानांतर रूप से कई भ्रंश हैं और सभी भ्रंशों का ढाल एक ही दिशा में हो, तो ऐसे भ्रंश को हम क्या कहते हैं भाई, सोपानी भ्रंश। इसका अच्छा उदाहरण है यूरोप की राइन घाटी, सोपानी भ्रंश का ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं ट्रांसकरेंट भ्रंश। ये अंतिम है कि जब किसी स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर से भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के स्थान पर क्या है, आगे पीछे खिसक जाते हैं। ये थोड़ा अलग ढंग का है, इसको समझिएगा कि आमतौर पर हम लोगों ने क्या देखा, तनाव बल के कारण प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, भ्रंश होता है। जब संपीड़न बल के कारण एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो वलन होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, और वलन कई प्रकार का संपन्न होता है। लेकिन कहा गया कि ये जो ट्रांसकरेंट भ्रंश है इसमें क्या होता है कि दो प्लेट पहले एक दूसरे से दूर गया, लेकिन जब एक दूसरे के नजदीक आएगा तो पहले वाली दिशा में ही ना आकर के वो क्या होगा, एक दूसरे से ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ऐसे भ्रंश को हम लोग ट्रांसकरेंट भ्रंश के नाम से जानते हैं। कहा गया कि किसी स्थल पर दो विपरीत दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दोनों ओर के भूखंड भ्रंश तल के सहारे धंसने या ऊपर उठने के स्थान पर आगे पीछे खिसक जाते हैं। और इनका अच्छा उदाहरण है कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास भ्रंश है, और हमारे भारत में उत्तराखंड में गढ़वाल और उत्तरकाशी के जो भ्रंश हैं इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इसको आप एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि आमतौर पर हमने क्या बताया कि दो प्लेटें हैं, ये जो दो प्लेट हैं वो एक दूसरे के सम्मुख आ रहे हैं, ये प्लेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो होना क्या चाहिए था कि या तो ये दोनों प्लेट जब आएगा तो हो सकता था कि ये प्लेट एक दूसरे प्लेट पर चढ़ जाता, ऐसा भी हो सकता था, या फिर ऐसा भी होगा कि ये प्लेट जब इधर से आ रहा है ना, और इधर से ये प्लेट आ रहा है, तो अगला जिसका कंडीशन हो सकता है कि ये प्लेट इसके नीचे धंस जाए, यानी ये प्लेट इसके नीचे ऐसे धंस जा सकता था। लेकिन न तो ऐसा होता है और न ही ऐसा होता है, बल्कि क्या होता है, दोनों प्लेट जो है एक दूसरे से आगे पीछे हो जाते हैं। यानी अगर इस प्लेट को अगर आप बनाने का प्रयास करें तो आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आएंगे ये, लेकिन न तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे न नीचे धंसेंगे, बल्कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा क्या है, अंतर बना लेंगे। समझ में आया ना। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा भाई, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपने देखा कि दीर्घकालिक अंतर्जात बल, या जिसको हम लोग पटल विरूपणी बल कह रहे थे,
है ना, उसके रूप में पढ़े। दूसरा जो था वो आकस्मिक अंतर्जात बल है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें जो अंतर्जात बल के तरंग हैं बहुत कम समय में, कुछ मिनट या कई बार तो कुछ सेकंड में ही अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। जैसे, और इसका कारण क्या है, मैंने पहले बताया था कि इसमें तीव्रता अधिक होती है। किसमें? आकस्मिक जो अंतर्जात बल है इसमें तीव्रता अधिक होती है, और इस तीव्रता के कारण जो पृथ्वी का ये जो हिस्सा है उसमें भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन जैसी क्रियाएं होती हैं, जिसके चलते क्या होता है सर कि जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है। और चूंकि ये बहुत कम समय में संपन्न होता है, इसलिए हम इस बल को यानी आकस्मिक अंतर्जात बल को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी के आगे हम लोग, है ना, आज तो अंतर्जात बल पढ़ लिया, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे फिर बहिर्जात बल, और फिर लगे हाथ हम लोग विस्तार से भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और इसके साथ साथ देखिएगा पर्वत, पठार, मैदान और भ्रंश घाटियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप लोग से निवेदन है कि एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कल हम लोग जब इसके आगे पढ़ेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। धन्यवाद।